स्टार्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं सबू अहमद। आज जो है क्लास 9th का सेकंड चैप्टर बहुपद पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले जो है मैंने आप लोगों को बहुपद का एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, जो कि बेसिक था, हमारा बहुपद से रिलेटेड था, जो मतलब कि बेसिक थ्योरी वगैरह था जिसको हम लोगों ने देखा था। जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, नहीं पद क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का वर्गीकरण किया था। दो आधार पर हम लोगों ने किया था। एक था हमारा पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, नहीं। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोगों ने घात के आधार पर भी बहुपद को वर्गीकृत किया था, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा बहुत हम लोग और बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं आप लोग को एक बार रिकॉल करवा दूं कि मैंने बताया था कि हमारा चर क्या होता है। तो अंग्रेजी के लेटर में जो भी हमारे सिंबल्स यूज होते हैं वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, चर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी जब एक से अधिक चर आ जाता है तो उस समय हम लोग एक्स वाई जेड को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। सेकेंड, हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा चर राशि होता है उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं, उसका वैल्यू जो है हमेशा चेंज होते रहता है, वेरी करते रहता है, इसलिए उसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा अचर क्या है, तो जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि अचर हो जाएगा। सभी वास्तविक संख्या हमारा एक अचर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, √5 हो गया, 9 हो गया, 1/3 हो गया, 1.5 हो गया। जितने भी नंबर्स हैं सभी कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने वर्गीकरण किया था बहुपद का, जैसे हम लोगों ने देखा था, मैं एक बार सिर्फ आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने बहुपद को बांटा था पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद को जो है पद के आधार पर कितने भागों में बांटा था, तो मैंने लिखा था पहला एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। दोस्तों, इस मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल, मियल का मतलब होता है पद। तो जिसमें केवल एक पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। फॉर एग्जांपल मैंने कल बताया था आप लोग को, जैसे 2x या 9/5 या 0.7x², कोई भी संख्या हम ले सकते हैं जिसमें मुझे केवल एक टर्म यानी कि एक ही पद दिखना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोगों ने बहुपद को बांटा था। पहला हमारा एक पदी बहुपद, मोनो मतलब एक और मियल मतलब, नोमियल मतलब होता है हमारा पद होता है। ठीक है, नोमियल का मतलब पद होता है, इसको मोनोमियल या मोनोनोमियल भी कहते हैं। दूसरा हमारा था द्विपदी बहुपद। मैंने आप लोगों को कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज सिर्फ एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उसके एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। द्विपदी बहुपद को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दोस्तों 2 और नोमियल मतलब पद। कहने का मतलब जिसमें दो पद हो, जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो, केवल 2 पद हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे 4x⁵ + 10। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ एक पद है और यहाँ एक पद है, तो इसमें केवल 2 टर्म्स हमें दिख रहे हैं, केवल 2 ही पद दिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया दोस्तों द्विपदी बहुपद। जैसे कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 9x⁵ + 7x² या 10y + 9 या 71z + 9, कुछ भी ले सकते हैं। मुझे केवल 2 टर्म्स दिखनी चाहिए। तो जिस पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में केवल 2 पद होगा उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था
त्रिपदी बहुपद जिसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3 और नोमियल का मतलब होता है हमारा पद। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें ओनली 3 टर्म्स हो, जिसमें केवल 3 पद हो, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। अब से अगर कोई पूछ दे, एग्जाम्पल पूछ दे कि 2-3 बहुपद का आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बहुपद जो है पद के आधार पर ये कौन सा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है या एकपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है, तो आपको पहले उस एग्जाम्पल को देखना होगा और इस एग्जाम्पल में आपको पहले ये देखना होगा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 9x⁻³ + 4x² + 7x, तो आपके मन में ये चलेगा तो यहाँ एक पद हुआ हमारा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो यहाँ ओनली 3 टर्म्स है, केवल 3 पद है, तो आप इसको बोल सकते हैं त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल इसको हम लोग ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक पदों के आधार पर जो है हम लोगों ने बहुपद को कैसे वर्गीकृत किया था। अब हम लोग देखेंगे कि एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ कि अब जो है हम लोगों ने बहुपद का क्लासिफिकेशन जो है घात के आधार पर कैसे किया था, उसको हम लोग देखेंगे। घात के आधार पर अकॉर्डिंग टू डिग्री, पार्ट बाई पॉलिनोमियल, ठीक है। तो घात के आधार पर हम लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार क्या क्या होता है। तो कल हम लोगों ने देखा था 1 नंबर में रैखिक बहुपद, दूसरा देखा था हम लोगों ने द्विघात बहुपद, 3 नंबर पे हम लोगों ने देखा था त्रिघात बहुपद। इस रैखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, और त्रिघात बहुपद को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा, कल हम लोगों ने इन तीनों पर चर्चा कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, तो हम लोगों ने जब घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया था तो ये हमारा एक चीज़ छूट गया था। मैंने ये देखा था कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री, मतलब जिस बहुपद की घात 1 होगा वो हमारा होता है रैखिक बहुपद। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिया था 9x या 9x+1 या 7x या 2x⁻1 + 10, 1 तो लिखते नहीं है। तो मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जिसमें चर राशि का जो हमारा पावर है, जो घात है, अगर 1 है तो वो संख्या हमारा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद को बोलते हैं दोस्तों जिसमें चर राशि का जो मैक्सिमम डिग्री होता है, जो मैक्सिमम हमारा क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है 1 होता है रैखिक बहुपद में। बस हमको क्या देखना है, डिग्री। बहुपद की घात पर हम लोगों ने कल ऑलरेडी चर्चा कर लिया है कि बहुपद की घात क्या होता है, कि उस पूरे बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, अधिकतम घात होता है, वही उस पूरे बहुपद की क्या होता है, घात होता है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद का घात 2 होता है वैसे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिस बहुपद का घात दोस्तों
हमारा 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। द्विघाती बोलिए, त्रिघाती बोलिए, ऐसे इसको हम लोगों ने पाठ किया था। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं किया था, एक चीज़ नहीं देखा था कि अगर कोई संख्या हमारा ऐसे लिखा रहे हैं तो 2 क्या है, ये 2 जो है क्या है, चर है कि अचर है? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो हमारा नंबर 2 दिख रहा है ये एक अचर राशि है, ये एक अचर है। तो मैं आपसे बोलूँ कि ये एक बहुपद है कि नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा कि सर ये एक बहुपद है, क्योंकि मैंने कल बहुपद को डिफाइन किया था। तो आप लोग को बताया था कि बहुपद को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है अचर क्या है, चर क्या है और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या है। जैसे हमारा एक अचर राशि इंटू चर राशि का जो पावर है, घात है, हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये है एक्चुअल बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका। ये 3 चीज़ पर अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 हमारा एक पॉलिनोमियल एक बहुपद है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें मुझे अचर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे अचर दिखाई दिया और इस अचर का पावर हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो आप इस नंबर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 0 का मतलब 1 यानी कि 5, यानी कि इसमें ऑलरेडी 1 से गुना है। किसी भी संख्या में पहले से ही 1 से गुना होता है, क्योंकि उस संख्या में जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये संख्या हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो अचर बहुपद क्या होती है, जितने भी अचर पार्ट होते हैं, जितने भी अचर होते हैं, जैसे 2 लिख दूँ या 1.5 लिख दूँ, 9.8 लिख दूँ, 2/5 लिख दूँ, √7 लिख दूँ, √5 लिख दूँ, कोई भी संख्या लिख दूँ जिसमें मुझे चर राशि नहीं दिख रहा हो, जहाँ पर चर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई चर का पावर 0 नहीं। तो ये सभी हमारे अचर बहुपद होते हैं। जितने भी नंबर्स आपको, जितने भी रियल नंबर्स दिखते हैं वे सभी अचर बहुपद होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें सभी रियल नंबर्स जो है उपस्थित हो, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी हमारे क्या है, एक अचर बहुपद है। ठीक है। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि अचर बहुपद को जो है हम लोग घात के आधार पर जो है वर्गीकृत किए हैं। घात के आधार पर अचर बहुपद का जो हम लोगों ने प्रकार को हम लोगों ने बांटा है। तो आपसे ये सवाल उठता है कि अचर बहुपद की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अचर बहुपद की घात क्या होती हैं। जो हमारा अचर बहुपद होता है उसका घात क्या होता है। तो अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है? जैसे मैं एक अचर बहुपद लिखता हूँ 7, तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि इस 7 की घात क्या है, या फिर नॉर्मल एक संख्या आ जाए, आपको 7 लिखा हुआ रहे और बोला जाए आपसे कि इस बहुपद की घात क्या है, तो आपको पता है कि किसी बहुपद का घात क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर होता है। तो इसका हाईएस्ट पावर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर मैं एक अचर राशि लिखता हूँ x और इसका पावर 0 लिखता हूँ। तो मुझे क्या पता चला कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जितने भी अचर बहुपद हैं, उसकी घात हमेशा 1 होता है। समझ में आ रही है आपको कि जितने भी अचर बहुपद होते हैं उनकी घात 1 होती है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है मल्टीप्लाई 1, यानी कि मेरा 7 ही आ गया। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उनमें x की पावर 0 छिपी हुई है। x की पावर 0 बोले या y का पावर 0 बोले या z का पावर 0 बोले या a का पावर 0 बोले, यानी कि अचर राशि का पावर हमारा 0 जो है छिपा हुआ होता है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो हमारा अचर बहुपद होता है दोस्तों, उसमें चर राशि का घात क्या होता है, 0 होता है। तो घात के आधार पर हम लोगों ने ये चीज़ बांटा कि हमारा अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात, जिसकी डिग्री हमारा हमेशा 0 होता है। ठीक है। अचर बहुपद कैसा बहुपद है, जिस बहुपद की घात हमारा क्या हो, 0 हो, वो अचर बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद की घात हमारा 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब जो हम लोगों ने जो है घात के आधार पर बहुपद को पूर्ण रूप से वर्गीकृत कर लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अचर बहुपद क्या होता है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब हमारे जहन में एक बात चल रहा है, 0 भी तो एक बहुपद है, क्योंकि 0 क्या है, एक रियल नंबर है। 0 क्या है, एक अचर राशि है, तो ये भी हमारा एक अचर बहुपद है।
तो क्या मैं इस ज़ीरो को ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स का पावर 0। तो आप ये कह सकते हैं कि जीरो क्या है, जीरो भी एक हमारा एक अचर बहुपद है और इसका भी घात हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जीरो का भी हमारा जीरो क्या है, एक अचर बहुपद है और जीरो का भी हमारा घात क्या होता है, इस अचर बहुपद का भी घात हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए जीरो को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, अचर बहुपद के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जहन में एक और चीज़ रखना चाहिए, आना चाहिए कि दोस्तों जीरो में किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें, चाहे वो दुनिया का कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या से जीरो में जब हम लोग गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा जीरो ही आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ 0 इंटू 100, कोई भी संख्या ले ले, एनी नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी संख्या मैं ले लूँ तो इसका वैल्यू हमारा जीरो ही आना है। ठीक है, तो क्या अगर कोई बच्चा आप मुझसे बोल दे कि सर आपने कहा कि जीरो का जो घात होता है हमारा एक होता है, यानी कि जीरो क्या है, एक ऐसा बहुपद है जिसका घात हमारा क्या है, एक है। लेकिन यहाँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स का पावर 1, तब भी हमारा ज़ीरो आएगा। 0 इंटू एक्स का पावर 2, तब भी हमारा ज़ीरो आएगा। 0 इंटू एक्स का पावर 7, तब भी हमारा जीरो आएगा। 0 इंटू एक्स का पावर 7, तब भी हमारा जीरो आएगा। 0 इंटू एक्स का पावर कुछ भी, हमारा जीरो ही आना है। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसके घात को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका घात क्या होगा मुझे नहीं पता है, इसका घात कुछ भी ले, वैल्यू हमारा जीरो ही आना है। और इस जीरो को हम लोग दोस्तों शून्य बहुपद कहते हैं, आपको याद रखना है। तो शून्य जीरो जो है इसको एक अलग नाम दिया गया है और इसको कहा गया है कि जीरो क्या है, एक शून्य बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, जहाँ से आपको एक चीज़ पता चलता है कि जीरो का जो है घात को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जीरो एक अचर बहुपद भी है। जीरो क्या है, एक अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या होता है, हमारा जीरो होता है। तो जीरो को अचर बहुपद के अंदर तो रखा जाता है, लेकिन जीरो के एक अलग नाम दे दिया गया है, एक स्टैंडर्ड नेम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। इंग्लिश क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो आपसे पूछा जाए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा बहुपद है जिसका वैल्यू हमारा जीरो आता है। अब हम कुछ भी, इसका घात कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0 इंटू एक्स का पावर 10, तो वैल्यू हमारा जीरो आना है। 0 इंटू एक्स का पावर 9, तो वैल्यू हमारा जीरो आना है। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जीरो का जो है घात हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसके पावर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइन है। आप जीरो के पावर कुछ भी रखें, जीरो में किसी अचर का पावर कुछ भी रखें तो उसका वैल्यू जीरो ही आनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको अचर बहुपद क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अचर बहुपद क्या होता है, जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी हमारा अचर बहुपद होते हैं और अचर बहुपद का मैक्सिमम पावर क्या होता है, जीरो होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, एक होता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, दो होता है। और त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, तीन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों हमारा, ये तो है जीरो पॉलिनोमियल, एक आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इन दोनों शब्द को दोस्तों आप एक नहीं समझेंगे। जैसे जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं शून्य बहुपद को और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। इन दोनों में अंतर है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका यूज अभी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एक दो चीज़ और छूट गया, जैसे बहुपद का सिंबल क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। अगर हमारा बहुपद है तो किसी न किसी फॉर्म में उसको लिखा जाता होगा। बहुपद का हमारा मानक रूप क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं।
तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था कि अचर बहुपद क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम पावर जो होता है, अधिकतम घात होता है हमारा 0 होता है। रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात हमारा 1 होता है। द्विघाती बहुपद जिसका अधिकतम घात हमारा 2 होता है। और त्रिघाती बहुपद जिसका अधिकतम घात हमारा क्या होता है, 3 होता है। अब यहाँ पर छोटा सा एक सवाल बनता है कि क्या ऐसा बहुपद जो हमारा अचर बहुपद हो, रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात बहुपद हो, उसकी पदों की संख्या कैसी होती है, कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। जैसे मैं एक अचर बहुपद का एग्जांपल लूँ दोस्तों, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। तो ये सभी हमारे अचर बहुपद हैं। और इसमें क्या छिपे हुए हैं, x के पावर 0 या y का पावर 0 या 7 का पावर 0। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो हमारा अचर बहुपद होता है उसमें घातों की अधिकतम संख्या पदों की अधिकतम संख्या 1 होती है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पद हमारा कितना है, एक ही पद है। कोई बच्चा ऐसा पूछ सकता है, क्या सर 3 + 6 भी तो लिख सकते हैं इस 9 को, तो क्या आपको पता है ये 2 पद होगा? कभी नहीं होगा। ऐड करने के बाद तो फिर हमारा क्या आना है, 9 ही आना है। तो जो दोस्तों हमारा जो अचर बहुपद होता है उसमें पदों की अधिकतम संख्या हमारा क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमारा रैखिक बहुपद है, दूसरा नंबर हमारा रैखिक बहुपद है जिसकी घात हमारा क्या है, 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर अधिकतम घात हमारा 1 होता है। कैसा होता है, या तो 9x लिख सकते हैं, 9x + 10 लिख सकते हैं, 9x + 7 लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो हमारा रैखिक बहुपद होता है उसका अधिकतम घात हमारा तो 1 होना चाहिए, है कि नहीं। इसके ऊपर हमारा 1 छिपा हुआ है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, तो मैक्सिमम पदों की संख्या हमारा 2 ही जा रहा है, इससे ज़्यादा हमारा पद नहीं हो सकता है। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसमें पदों की संख्या हमारी कितनी होती है, 2 होती है। अब हम देख रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ द्विघात बहुपद का, 2x² + 7 या 2x² + 3x + 10, कुछ भी ऐसा संख्या ले सकता हूँ। 3y², 7y + 10, कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि दोस्तों जो हमारा द्विघात बहुपद है उसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। क्यों 3 है, यहाँ एक पद दिख रहा है मुझे, यहाँ एक पद दिख रहा है और यहाँ एक पद दिख रहा है। तो मैंने यहाँ देखा है कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसमें पदों की संख्या 3 है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा अचर बहुपद है, मतलब कि वैसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसकी अधिकतम घात 0 है, उसमें पदों की संख्या 1 है। इसमें 1 जोड़ दिया मैंने, है कि नहीं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये हमारा रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या होता है, 1 है, तो इसमें पदों की संख्या 2 है, इसमें भी मैंने 1 जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ से मैं एक छोटा सा ट्रिक निकाल रहा हूँ। जो हमारा द्विघात बहुपद है जिसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात हमारा 2 है, इसमें जो है हमारे पदों की संख्या कितनी है, 3 दिख रही है। तो क्या इसमें पदों की संख्या हमारा 4 नहीं होगा? ऐसा भी तो बहुपद होगा जिसकी अधिकतम घात 4 होता होगा। इसमें पदों की, 1 मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ देखा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे 9x³ + 7x² + 10x + 12। तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि 4 ही पद, सर ऐसा ही एग्जाम्पल क्यों लिए हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस हाईएस्ट पावर हमारा 3 होना चाहिए। अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसकी अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। न्यूनतम घात तो हम ले सकते हैं कोई भी, तो यहाँ हमारा 2 हो गया, यहाँ इसका पावर 1 हो गया, इसमें हमारा x का पावर 0 छिपा हुआ है। तो ऐसे हम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसमें पदों की अधिकतम संख्या हमारी कितनी है, 4 है। तो आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि जिस बहुपद में घात की संख्या जितना हो, जैसे यहाँ घात की संख्या हमारा 1 है, यहाँ हमारा पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर अधिकतम घात की संख्या 3 है, तो वैसे बहुपद में जो पदों की संख्या है उससे 1 ज़्यादा है। तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक निकल रहा है कि अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो उसमें पदों की संख्या 4 होगी। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात यानी कि बहुपद का घात हमारा 2 है तो उसमें पदों की संख्या 1 ज़्यादा कर दीजिए, 3 होगा। अगर किसी बहुपद का घात हमारा 1 है तो उसकी पदों की संख्या हमारी 2 होगी। अगर किसी बहुपद की घात हमारा 0 है तो उसकी पदों की संख्या 1 होगी। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर
कोई एक संख्या लूँ, एक बहुपद जिसकी घात 15 है, तो उस बहुपद की पदों की संख्या क्या होगा या क्या होगी। तो आप देखेंगे कि बहुपद की घात तो हमारा 15 है, तो घात हमारा कितना है 15, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 15 + 1, उसमें एक ऐड कर दीजिए, आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे कि जिस बहुपद का मैक्सिमम घात जितना होता है पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होती है। अब जो है हम लोग देखेंगे बहुपद का संकेत। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, एक बहुपद लिखता हूँ, जैसे 4x² + 7x + 10, तो क्या इसको किसी ना किसी फॉर्म में तो लिखा जाता होगा ना। तो मैं इस बहुपद को ऐसे लिख सकता हूँ, px = 4x² + 7x + 10, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, qx = 4x² + 7x + 10। बहुपद का कुछ ना कुछ तो सिंबल होगा, कुछ ना कुछ तो संकेत होगा। तो ये होता है बहुपद का संकेत, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, fx = 4x² + 7x + 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, rx = 4x² + 7x + 10। इस बहुपद को इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। ये होता है हमारा बहुपद का संकेत। px लिखिए, qx लिखिए, fx लिखिए, rx लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको, नहीं तो किसी के भी इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों हमारा एक वेरिएबल को डिनोट करता है, चर राशि को डिनोट करता है कि आपका बहुपद किस चर के फॉर्म में है। अगर कोई संख्या ऐसा लिखा रहा है 4y² + 7, तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं py, जो हमारा कोष्ठ में आता है इस चर राशि को डिनोट करता है। py बराबर हम लिख सकते हैं 4y² + 7। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप px, py, pz का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि p का वैल्यू क्या होता है, p का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पॉलिनोमियल इन y, और y क्या है हमारा, y एक चर है, वेरिएबल को डिनोट करता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल का सिंबल, यानी कि बहुपद का संकेत। बहुपद को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुपद को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, fx के इक्वल भी लिख सकते हैं, qx के इक्वल भी लिख सकते हैं, px के इक्वल भी लिख सकते हैं, आप किसी के बराबर लिख सकते हैं। जब आपको मैथ बनाने के लिए मिलेगा तो आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, px के इक्वल इसको मान सकते हैं। अब आता है हमारा बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। ये पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको लैंग्वेजेस नहीं लिखवाऊंगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब जो भी बहुपद हो उसका सिंबल हम लोगों ने देख लिया कि उसको किसके इक्वल लिखेंगे, fx के बराबर लिख सकते हैं, gx के बराबर लिख सकते हैं, qx के बराबर लिख सकते हैं, px के बराबर लिख सकते हैं। वो तो हो गया बहुपद का संकेत, उसको इस द्वारा सूचित किया जा सकता है किसी बहुपद को। लेकिन उसका बहुपद को लिखने का कोई ना कोई एक मानक रूप होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुपद को किसी भी तरह से हम लोग लिख दिए और वो हो गया हमारा बहुपद सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है 4x² + 10x⁵ + 9x⁵। तो ये जो है बहुपद का मानक रूप नहीं है। बहुपद का मानक रूप जो होता है उसमें जो हमारी पद होती हैं, बहुपद में जो दोस्तों हमारा पद होता है और उस पद में जो हमारा चर राशि होता है, चर राशि का जो घात होता है या तो वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, नहीं तो घटते क्रम में होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, 4x² + 10x⁵ + 10x⁵। मैंने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ x⁵2, यहाँ x⁵3, यहाँ x⁵5। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चर राशि का घात
किस क्रम में है? आरोही क्रम में है। मतलब आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम में है। तो बहुपद का जो हमारा मानक रूप होता है उसमें या तो चर राशि का घात बढ़ते क्रम में होगा या फिर चर राशि का घात क्या होगा? घटते क्रम में होगा। इसका एक और तरीका है लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x का पावर 5 प्लस 10x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2। तो यहाँ मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो है इस बहुपद में जो है चर राशि का घात किस क्रम में है? अवरोही क्रम में है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी बहुपद को जब हम लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसमें जो चर राशि का जो घात होता है या तो वो बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा। जैसे यहाँ पर ये संख्या जो है लिखा हुआ था, लेकिन इसमें जो है चर राशि का जो है पावर जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ना ही ये बढ़ते हुए प्रतीत हो रहा है ना ही ये घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ तो बहुपद का पावर यहाँ जो है चर राशि का पावर 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ फिर 3 हो गया, यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पर घट गया। तो ये जो इस तरह से जो है बहुपद को लिखना बेहतर नहीं है। एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक लिखने का मानक रूप होता है, जो कि क्या होता है बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अगर किसी बहुपद को हम लिखते हैं तो या तो उसमें चर राशि का जो पावर होता है बढ़ते क्रम में होगा या फिर उसका पावर जो है हमारा घटते क्रम में होगा। इस फॉर्म में हम लोग बहुपद को लिखते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो है दोस्तों हमारा कंप्लीट थ्योरी खत्म हो चुका है। अब हम लोग बुक का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली 1.1। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है प्रश्नावली 2.1 देखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन एक चर में बहुपद है? हमको अपना उत्तर जो है कारण के साथ देना है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है कि चर क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा आंसर बहुपद है वो केवल एक ही चर में होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये देखेंगे कि चर का मान कितना है, एक है या दो है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x है, यानी कि चर राशि हमारा एक ही है। अब ये बहुपद जो है कि नहीं हमको बताना है। तो ये क्या है? यह निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। क्वेश्चन हमको थोड़ा सा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में नहीं। हाँ बिल्कुल, यह एक चर में। तो हमको बहुपद का फॉर्म क्या होता है, बहुपद में किसी संख्या को कैसे दर्शाते हैं? जैसे हमने बताया था कि एक हमारा अचर होना चाहिए और चर राशि का जो पावर हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो ये भी बहुपद के फॉर्म को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये हमारा एक बहुपद है। ये भी हमारा इसका पावर कुछ नहीं तो एक है। और 7 मैंने बताया था कि 7 क्या है? एक अचर बहुपद है। तो ये सारे मिलकर हमारे क्या हो गए? एक बहुपद हो गए। तो लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। अब हमको कारण भी देना है। तो कारण क्या हो सकता है? क्योंकि चर राशि का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। हमने बताया था कि कोई भी बहुपद तभी होता है जब उसके चर राशि का पावर हमारा क्या होना चाहिए? चर राशि का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था और आज भी बताया है। यहाँ पर है हमारा एक संख्या y स्क्वायर प्लस √2। तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक चर में बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या देखा? y का पावर 2 का मतलब क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस √2। यही तो है हमारा संख्या। तो क्या यह एक बहुपद नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? इसमें हमको क्या देखना है? अचर देखना है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो एक छिपा हुआ है, एक से मल्टीप्लाई है और पावर हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0 नहीं, x का पावर 0। तो ये हमारा एक चर राशि हो गया और इस चर राशि का पावर क्या हो गया? एक पूर्ण संख्या हो गया। तो ये संख्या भी हमारा क्या है? एक बहुपद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर राशि का घात हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। हमको चर राशि का पावर क्या देखना था? पूर्ण संख्या देखना था। इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 3√t प्लस t√2। तो क्या यह बहुपद है? तो आपका जवाब होगा कि सर यह बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3√t और प्लस t√2।
ये फॉर्म तो हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है, टी का पावर कुछ नहीं तो 1 है नहीं, और यहाँ √2 है, और √2 क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि चर राशि का पावर होल नंबर पूर्ण संख्या। लेकिन ये संख्या हमारा एक पॉलिनोमियल फॉर्म को डिनोट नहीं कर रहा है, एक बहुपद को नहीं दर्शा पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है तो इसका मतलब उसका पावर 1/2 होता है। क्या आप जानते हैं किसी संख्या के ऊपर रूट होता है तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। तो क्या मैं इस √t को क्या लिख सकता हूँ, t का पावर 1/2, और ये 1/2 तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपने क्या देखा कि इसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर लिखा हुआ है y+2/y। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पहला चैप्टर जो हमारा नंबर सिस्टम था उसके लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला लिखवाया था, जिसमें बताया था कि x का पावर -1 बराबर 1/x होता है। तो अगर कोई संख्या बटे में है और जब उसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो क्या मैं y+2 × y का पावर -1 लिख सकता हूँ, या फिर आप ऐसे समझिए y+1/y × 2, बात तो वही हुआ। 2/y को क्या लिख सकते हैं, 1/y × 2, और जब इस y को हम लोग ऊपर लाएंगे, जैसे यहाँ 1/x मैंने बताया था, x का पावर -1 बराबर 1/x, तो जब फिर इस x को ऊपर भेजेंगे तो पावर -1, और जब -1 हटाएंगे तो हमारा बटे में आ जाएगा। तो कोई संख्या बटे में है मतलब क्या हुआ है, वो उसका पावर -1 है, और जिस संख्या का पावर -1 होता है वो हमारा बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारे ऋणात्मक संख्याएँ नहीं होती हैं। निगेटिव नंबर से ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब भी यही हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर राशि का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसको देखेंगे, अब इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि एक चर में बहुपद होना चाहिए, बहुपद तो होना चाहिए लेकिन वेरिएबल जो होता है हमारा एक ही होना चाहिए। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, x ये भी हमारा चर है, y ये भी हमारा चर है, t ये भी हमारा चर है। दोस्तों यहाँ तो हमारा 3 चर आ गया, 3 वेरिएबल्स आ गया। तो मैं ये लिखूँगा कि यह बहुपद है, यह एक बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है, ये बहुपद कितने चर में है, 3 चर में बहुपद है। यहाँ एक चर, ये दूसरा चर, ये तीसरा चर, तो यह एक बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। अब जो है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखें। मैंने गुणांक के बारे में पहले बताया था कि चर राशि के जस्ट सामने जो है, चर राशि के साथ जो हमारा कांस्टेंट होता है वही हमारा उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पूछा है x² का गुणांक क्या है, तो मुझे इस बहुपद में केवल x² को देखना है कि x² का है। यहाँ है हमारा x², और x² का गुणांक क्या है, चूँकि यहाँ x² लिखा हुआ है तो इसमें ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 से हमारा इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है। दूसरा में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। क्यों -1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 - x² + 3
सॉरी एक्स की पावर 3। तो यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ इसके आगे माइनस है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा दोस्तों हमारा माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 गुना एक्स स्क्वायर, फिर हमारा वही संख्या आ जाएगा। तो अगर किसी संख्या के आगे माइनस दिख रहा है मतलब समझ जाएंगे कि उसके गुणांक में भी माइनस होगा। अगर किसी चर राशि के आगे हमारा माइनस है तो आंसर हमारा क्या आएगा, उसका गुणांक भी हमारा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा हमारा अचर राशि दिख रहा है, π/2। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर, π/2 हो जाएगा, क्योंकि जब π/2 एक्स स्क्वायर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू π/2। तो एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुणा हुआ है, π/2 से, तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है √2x - 1, यहाँ तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप अपने मन से क्या लिख सकते हैं, 0 × एक्स स्क्वायर, फिर वही बात हो जाएगा, √2x - 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो में किसी भी संख्या से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा वैल्यू हमारा जीरो ही आना है और जीरो को ऐड करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि अगर किसी भी अचर राशि, किसी भी चर राशि का गुणांक पूछे और वो चर राशि उस बहुपद में नहीं हो तो उसका गुणांक हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि XQ का गुणांक क्या होगा, तो इसमें XQ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं XQ × 0 नहीं लिख सकता हूँ, वैल्यू तो हमारा जीरो ही आना है और इसका मान हमारा वही रह जाएगा। तो अगर कोई चर राशि हमारा किसी बहुपद में उपस्थित नहीं रहे और उसका गुणांक आपसे पूछ दिया जाए तो उसका गुणांक हमेशा जीरो होता है। आपको इतना कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये दिखना है कि इस बहुपद में जिसका गुणांक पूछा जा रहा है वो है कि नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसके एक्स स्क्वायर का, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जीरो होगा। इसका 1, इसका -1, इसका π/2 और इसका हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आया होगा और अगर आपको हमारी क्लास में किसी भी तरह का कोई भी कमी दिख रहा है तो आप जो है हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि सर आप अपने पढ़ाने के तरीका में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्तों में ग्रुप हैं, वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर हमारे इस वीडियो को जो है आप शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। चलिए तो आज हम लोग रहने देते हैं, कल जो है हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।